हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ और क्वेश्चन 111 से क्वेश्चन 120 तक डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट तवारिक रिटन फॉर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, तवारिक वर रिटन बाय दोज हु हार्डली एवर रिसाइडेड इन सिटीज। तवारिक उन लोगों द्वारा लिखी जाती थी जो शायद ही कभी शहरों में रहते थे। सेकेंड, द ऑथर्स ऑफ तवारिक एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल। तवारिक के लेखकों ने शासकों को सिर्फ सुशासन के साथ शासन करने की सलाह दी। थर्ड, तवारिक वर नॉट रिटन बाय द ऑथर्स टू गेट रिच रिवार्ड्स फ्रॉम द सुल्तान्स। सुल्तानों से भरपूर पुरस्कार पाने के लिए तवारिक लेखकों द्वारा नहीं लिखी गई थी। फोर्थ, दीज वर रिटन इन उर्दू, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यह उर्दू में लिखी गई थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की भाषा थी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, द ऑथर्स ऑफ तवारिक एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि तवारिक क्या होती है। यद्यपि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर बहुत सी जानकारी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से मूल्यवान इतिहास यानी हिस्ट्री। तारीख एक वचन या तवारिक बहुवचन जो पारसी में लिखी गई थी जो दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी। आप सबको ये याद रखना है कि पारसी दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी। पारसी वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए कि तवारिक के लेखक विद्वान थे, जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स और कॉटियर्स, जो दोनों काम करते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को शासन पर सलाह देते थे, केवल शासन के महत्व पर बल देते थे। यह पॉइंट भी ध्यान रखने योग्य है कि तवारिक के लेखक शहरों, मुख्य रूप से दिल्ली में ही रहते थे और शायद ही कभी गांवों में रहते थे। तवारिक के लेखक अक्सर रिच रिवार्ड्स की आशा में सुल्तानों की प्रशंसा करते हुए उनका इतिहास लिखते थे, यानी उनकी हिस्ट्री लिखते थे। अब आपको पता लग गया होगा कि सेकंड ऑप्शन क्यों सही है और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें क्योंकि पेपर में तवारिक के बारे में कोई भी 4 पॉइंट्स होंगे और आपको उन 4 पॉइंट्स में से सही या गलत कौन सा है ये बताना होगा। क्वेश्चन 112, मणिग्रामम एंड नाना देसी वर। मणिग्रामम और नाना देसी क्या थे, हमें ये बताना है। फर्स्ट, फेमस गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाज। सेकंड, फेमस टाउन्स ड्यूरिंग चोला पीरियड, चोला पीरियड के दौरान के प्रसिद्ध टाउन्स। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ चोलास, चोलास की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। फोर्थ, फेमस विलेजेस गिवन एज ब्रह्मदेया टू ब्राह्मणास, ब्राह्मणास को ब्रह्मदेया के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, फेमस गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। व्यापारियों को व्यापार करने के लिए कई राज्यों और जंगलों से गुजरना पड़ता था। वे आमतौर पर कारवां में यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए समाज का गठन करते थे। 8वीं शताब्दी के बाद से दक्षिण भारत में ऐसे कई समाज थे। सबसे प्रसिद्ध थे मणिग्रामम और नाना देसी। इन समाजों ने बड़े पैमाने पर पेनिनसुला के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ व्यापार किया। क्वेश्चन 113, The midday meal program is said to have many positive effects. Which one of the following is not one of them? मिड डे मील प्रोग्राम के कई सकारात्मक प्रभाव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन सकारात्मक प्रभावों में से एक नहीं है। फर्स्ट, कास्ट प्रीजुडिसेस हैव बीन रेड्यूस्ड, जाति के पक्षपात को कम किया गया है। सेकंड, पुअर स्टूडेंट्स कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज एज दे डू नॉट हैव एम्प्टी स्टमक, गरीब छात्र अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि अब उनका पेट खाली नहीं है। थर्ड, पुअर चिल्ड्रन आर गेटिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशंस, गरीब बच्चों को परीक्षाओं में उच्च अंक मिल रहे हैं। फोर्थ, इनरोलमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल्स हैज इंक्रीज्ड, स्कूलों में गरीब बच्चों का नामांकन बढ़ा है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, पुअर चिल्ड्रन आर गेटिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मिड डे मील में सब बच्चे एक लाइन में बैठते हैं। इसमें कौन सा बच्चा कौन सी जाति का है इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इससे ये साफ हो जाता है कि मिड डे मील प्रोग्राम जातिगत पक्षपात कम करता है। दूसरा पॉइंट कि कुछ बच्चे सुबह घर से कुछ खाकर नहीं आते और लंच बॉक्स भी नहीं लाते। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को मिड डे मील मिलता है तो उनका पेट भर जाता है और उसके बाद वह पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान लगा सकते हैं, जो वे खाली पेट नहीं कर सकते। मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत से ज़्यादा गरीब बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। मिड डे मील का बच्चों के उच्च अंक यानी हाई मार्क्स से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा जितना पढ़ेगा उसके नंबर उसी हिसाब से आएंगे। अब आपको पता लग गया होगा कि थर्ड ऑप्शन क्यों सकारात्मक नहीं है और बाकी तीन ऑप्शंस क्यों सकारात्मक हैं। क्वेश्चन 114, दंती दुर्गा हु परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा वाज ए। दंती दुर्गा जिसने एक अनुष्ठान हिरण्य गर्भ किया था वह कौन था, हमें ये बताना है। फर्स्ट प्रतिहारा चीफ, सेकंड पलवा चीफ, थर्ड चोला किंग, फोर्थ राष्ट्रकूटा चीफ। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रकूटा चीफ। 7वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार या योद्धा प्रमुख थे। मौजूदा राजाओं ने अक्सर उन्हें अपने सामंतों के रूप में स्वीकार किया। उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे अपने राजाओं के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में उपस्थित हों और उन्हें सैन्य सहायता यानी मिलिट्री सपोर्ट प्रदान करें। जैसे ही सामंतों ने शक्ति और धन प्राप्त किया, उन्होंने खुद को महासामंता, महामंडलेश्वरा यानी एक वृत्त या क्षेत्र के महान स्वामी, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन घोषित किया। कभी कभी उन्होंने अपने अधिपति से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। ऐसा ही एक उदाहरण डेक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरू में वे कर्नाटका के चालुक्यास के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में यानी मिड 18th सेंचुरी में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्गा ने अपने चालुक्य अधिभार को हटा दिया और हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब ब्राह्मणों की सहायता से ये अनुष्ठान किया गया तो यह माना गया कि जो सैक्रिफाइसर है, जिसने बलिदान दिया है, उसका पूर्ण जन्म हो सकता है क्षत्रिय के रूप में, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। क्वेश्चन 115, in Bengal, temples and other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful in order to। बंगाल में मंदिर और अन्य धार्मिक संरचनाएं अक्सर व्यक्तियों या समूहों द्वारा निर्मित की जाती थी जो शक्तिशाली हो रहे थे। वह लोग मंदिर और धार्मिक संरचनाएं क्यों बनवाते थे, हमें ये बताना है। फर्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट ए मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर टू द सोसाइटी। क्या उन्होंने समाज के लिए वास्तुकला का एक अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए ये बनवाए थे। सेकंड, ऐड वैल्यू टू द सराउंडिंग्स। क्या आसपास का महत्व बढ़ाने के लिए। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर, प्रोक्लेम दियर पिटी एंड गेन फॉलोअर्स। क्या अपनी शक्ति और अपनी ईश्वर भक्ति को दिखाने के लिए और अपने फॉलोअर्स यानी अनुयायियों को बढ़ाने के लिए। फोर्थ, एंश्योर डैट दे डिड गुड कर्मा। क्या सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छा कर्म किया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर, प्रोक्लेम दियर पिटी एंड गेन फॉलोअर्स। बंगाल में लेट 15th सेंचुरी से मंदिरों के निर्माण की गतिविधियों को देखा गया, जिसका समापन 19वीं शताब्दी में हुआ। मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं को अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाया जाता था जो शक्तिशाली बन रहे थे। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और अपनी धर्मनिष्ठा की घोषणा करते थे, यानी वो कहते थे कि हम बहुत धार्मिक हैं। क्वेश्चन 116, vultures in the Indian subcontinent started dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों ने उन पशुधन जिनका इलाज एक दवा से हुआ था, उनको खाने के कुछ समय बाद ही किडनी की विफलता से मरना शुरू कर दिया। हमें उस दवाई का नाम बताना है। फर्स्ट, आइबुप्रोफेन, सेकंड, एल्डरिन, थर्ड, डिक्लोफेनेक, फोर्थ, एस्पिरिन। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, डिक्लोफेनेक। भारतीय उपमहाद्वीप के गिद्धों की मौत उन पशुधन जिनका इलाज डिक्लोफेनेक दवा जो एक पेन किलर है और दूसरी दवाओं जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन के समान है से हुआ था। उनको खाने के कुछ समय बाद ही उनकी किडनी फेल होने लगी, जिस कारण उनकी मौत होने लगी।
पशुओं और गिद्धों आदि के लिए इस दवा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास जारी है। Question 117. The mural painting from Ellora Caves which shows Vishnu as Narasimha, the man lion, is a work of which period? एलोरा की गुफा की मुराल पेंटिंग जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? फर्स्ट गुर्जरा प्रतिहारा पीरियड, सेकंड राष्ट्रकूटा पीरियड, थर्ड चालुक्य पीरियड, फोर्थ गुप्ता पीरियड। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रकूटा पीरियड। एलोरा की केव 15 में विष्णु को नरसिंह के रूप में अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल का एक कार्य है। यह देखिए विष्णु नरसिंह के रूप में। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रंजन, who uses a wheelchair, has his classes held on the third floor of the school building. He waits every day for the attendants to lift him up and carry him to his class through a crowd of students. रंजन जो व्हीलचेयर का उपयोग करता है, उसकी कक्षाएं स्कूल की इमारत की तीसरी मंजिल पर आयोजित की जाती हैं। वह प्रतिदिन सहायकों की वेट करता है जो उसे स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच में से उठाकर उसकी कक्षा में ले जाएं। Question 118. Which article of the Indian Constitution is being violated? इस पैराग्राफ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया जा रहा है? फर्स्ट आर्टिकल 370, सेकंड आर्टिकल 360, थर्ड आर्टिकल 15, फोर्थ आर्टिकल 25। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, आर्टिकल 15। भारत के संविधान में आर्टिकल 15 द्वारा सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग आदि के किसी भी भेदभाव के बिना मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। यह अधिकार व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 15 बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देता है। इस क्वेश्चन में आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि उस बच्चे को स्कूल की तीसरी मंजिल तक अपनी कक्षा में जाने के लिए और वहां से वापस आने के लिए किसी न किसी सहायक की तरफ देखना पड़ता है। वह उस समय अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है। Question 119. Which provision of the Disabilities Act 1995 is the school not following? विकलांग अधिनियम 1995 के कौन से प्रावधान का स्कूल पालन नहीं कर रहा है? फर्स्ट, मेन स्ट्रीम एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के लिए मेन स्ट्रीम और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। सेकंड, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम। थर्ड, एजुकेशनल राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक अधिकार। फोर्थ, सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स विद रैम्प्स, रैम्प के साथ सार्वजनिक स्थानों और इमारतों तक सुरक्षित पहुंचना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स विद रैम्प्स। पहले ये समझते हैं कि डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 है क्या। इस कानून में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। सरकार को मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और विकलांग बच्चों को मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम स्कूलों में शामिल करना चाहिए। स्कूल डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के इस प्रोविजन सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स विद रैम्प्स का उल्लंघन कर रहा है। स्कूल में रैंप नहीं है जिससे कि विकलांग बच्चे आसानी से अपनी कक्षा में जा सकें और आसानी से अपनी कक्षा से वापस भी आ सकें। इसलिए सभी जगहों पर स्कूल में भी विकलांग छात्र छात्राओं के लिए रैंप अवश्य होनी चाहिए। यह देखिए, ये रैंप की फोटो है। अगर स्कूल्स में रैंप हो तो विकलांग छात्र छात्राओं को आने जाने में आसानी हो। Question 120. Which of the following activities with students would be most appropriate for developing empathy towards रंजन? रंजन के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए छात्रों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? फर्स्ट, इनवाइट ए लॉयर टू गिव ए लेक्चर ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, विकलांग व्यक्ति अधिनियम पर व्याख्यान देने के लिए एक वकील को आमंत्रित करना। सेकंड, ब्रेनस्टॉर्म ऑन हाउ टू लिफ्ट अप द व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को कैसे उठाएं इस पर मंथन करना। थर्ड, आस्क स्टूडेंट्स टू कैरी रंजन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, छात्रों को रंजन को सीढ़ियों से ऊपर और नीचे ले जाने के लिए कहना। फोर्थ,
होल्ड ए रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बीइंग कैरिड इन ए व्हीलचेयर। एक रोल प्ले आयोजित करवाना जहां छात्रों को व्हीलचेयर में ले जाने का अनुभव हो। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, होल्ड ए रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बीइंग कैरिड इन ए व्हीलचेयर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रोल प्ले क्या होता है। रोल प्ले किसी के चरित्र और व्यवहार की नकल करने की क्रिया है जो खुद से अलग है। उदाहरण के लिए एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में जब स्टूडेंट्स रोल प्ले करेंगे और उन्हें मौका मिलेगा कि वे रंजन की तरह ही व्हीलचेयर पर बैठे और दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें उठाकर उनकी कक्षा में उन्हें छोड़कर आएं, तो उन्हें अनुभव होगा कि रंजन को कितना बुरा लगता होगा और स्टूडेंट्स के मन में रंजन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।